Hello friends, welcome to Sri Ram Science, and in this Science Tech 1 hour series we have discussed a topic related to defense, also topic related to nuclear. In last 3 videos the whole discussion was going around mains preparation, how you can tackle the mains questions related to science and technology. So friends, again welcome. Today we are going to discuss about space sector and space sector is pretty much important and यूपीएससी ने इसके पहले भी इस पर टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं. आज हम लोग इस पूरे स्पेस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे. कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो होगा मेंस पर्सपेक्टिव, कि मेंस में आपको किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, किस तरह से जो करंट में जितने भी स्पेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या फ्यूचर में जो प्लान्ड इवेंट्स है उनके रिलेवेंस में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो दोस्तों, today we are going to discuss about why India is betting big on space. इंडिया स्पेस सेक्टर पे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, चाहे फिर वो शुक्रयान मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो, या जैसे स्पेडेक्स मिशन है, एक्सियोन 4 है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है. इन सारे मिशंस पे इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा है, इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है. साथ ही इंडिया बाकी देशों के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड है या एक्सियोन 4 जिसमें इसरो और नासा का कोलैबोरेशन था, निसार सैटेलाइट है. इन सब के पीछे का लॉजिक हम जानेंगे, इनके पीछे के रीजंस हम जानेंगे, इनके बेनिफिट्स, इनके जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है और ओवरऑल इंडिया को, एक कॉमन मैन को इससे क्या बेनिफिट होगा, ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. और यही सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं. तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट फेस कर रहे हो, तो आप श्री राम आईएएस के मेंटर्स के साथ फ्री में 1-on-1 सेशन अरेंज कर सकते हो. उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है. तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्पेस सेक्टर से हमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आज हम ये इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, उन्हें डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने फ्रेज कैसे किए. उसके लिए हमें कुछ पीवाईक्यूज देखने होंगे. प्रीवियसली यूपीएससी ने स्पेस सेक्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, उनसे हमें ये सीखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर में जितने भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई है, इवेंट्स हुए हैं, उनसे रिगार्डिंग जो भी कंट्रोवर्सीज या जो भी डिस्कशंस हमने करंट अफेयर में पढ़े हैं, उनसे यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेज कर सकती है. तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है अ लॉन्च ऑन 25th December, ओके, 25th December 2021 जेम्स वेब टेलीस्कोप. जेम्स वेब टेलीस्कोप को जब नासा ने लॉन्च किया था, उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हैज़ बीन मच इन अ न्यूज सिंस देन, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स. इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के यूनिक फीचर्स क्या थे विच मेक इट सुपीरियर टू प्रीडेसर स्पेस टेलीस्कोप्स, जो एडवांटेजेस है उनके बारे में. देन व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस मिशन एंड व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन रेस. अब इस मिशन के हमें की पॉइंट्स पूछे गए, साथ ही हमें इसके एडवांटेजेस पूछे गए ह्यूमन रेस के लिए, कॉमन ह्यूमैनिटी को क्या इस टेलीस्कोप से बेनिफिट हो सकते हैं, साथ ही जो प्रीवियस टेलीस्कोप्स थे उनके ऊपर क्या एडवांटेजेस है और इस मिशन का गोल क्या था. अब दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता इस सेम टॉपिक का क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है गगनयान मिशन के बारे में, कि भारत गगनयान मिशन को क्यों प्लान कर रहा है, उससे बेनिफिट क्या होंगे एक आम इंडियन को, एक ह्यूमन को, एक कॉमन ह्यूमन को, उसके एडवांटेजेस, फायदे क्या होंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. सेम वे एक्सियोन 4 मिशन जो लास्ट 3 मंथ में हमने बहुत न्यूज़ में पढ़ा. अब दोस्तों, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है कि एक्सियोन मिशन का गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एक कॉमन इंसान को, एक ह्यूमन को क्या फ़ायदा हो सकता है, एक इंडियन को क्या फ़ायदा हो सकता है. साथ ही इस तरह से भी क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं कि इंडिया जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाइक 10,000 करोड़ गगनयान पे स्पेंड होंगे, तो क्या वो मनी हमने पुअर्टी एलिवेशन के लिए स्पेंड करना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, या वल्नरेबल सेक्शन के लिए. तो जो गिव एंड टेक होगा ना, कि जो डेवलपमेंट गोल है अपने वो, या स्पेस सेक्टर. और कॉमन आदमी को ये क्वेश्चन भी आएगा कि भाई चंद्रयान मिशन से भारत को क्या मिलेगा, एक आम इंडियन सिटीजन को क्या मिलेगा.
ऑब्वियसली प्राइड मिलेगा, पर उसके इकोनॉमिक बेनिफिट कौन से है, लॉन्ग टर्म में इसके टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट क्या होंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। अब वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन, इंडियाज थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3, उसके मेन टास्क के बारे में पूछा गया है, कुड नॉट बी अचीव्ड, जिसे अचीव नहीं किया गया। उसके साथ लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने इस टास्क को अचीव किया। साथ ही इंट्रोड्यूस सब सिस्टम स्पेसक्राफ्ट लॉन्च एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन से, उसके साथ ही इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। वही इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 मिशन को स्टडी किया था, प्रीलिम्स में भी उसमें क्वेश्चंस थे, पर मेंस में हमें क्वेश्चन पूछने का जो पर्सपेक्टिव है वो कंप्लीटली डिफरेंट है यूपीएससी का। तो मेंस में हमें इस साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सेम वे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर एस्टेरॉइड्स। अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो इसे, बट हाउ द रियल थ्रेट, ओके, इसका रियल थ्रेट क्या है जिससे लाइफ एक्सटिंक्ट हो सकती है, ये भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। जो डायनासोर एक्सटिंक्शन की जो मल्टीपल थेरीज है उसमें से एक थेरी जो है वो एस्टेरॉयड हिट वाली ही है, मेटेरॉयड हिट, जिसके वजह से अर्थ से मोस्ट ऑफ द लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई थी, जिससे डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। सेम वे अब ये जो है स्ट्रैटेजीज हैव बीन डेवलप टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रॉफी। अब एस्टेरॉयड अर्थ को हिट ना करे उसके लिए स्ट्रैटेजीज जो थी उसमें स्पेस सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट आती है कि स्पेस में आप कैसे मॉनिटरिंग नेटवर्क सेट करोगे, कैसे जो भी एस्टेरॉइड्स है मेटेरॉइड्स है इन्हें मॉनिटर करोगे, और कैसे अर्थ की तरफ आने वाला पोटेंशियली अर्थ से कोलाइड होने वाले इन एस्टेरॉइड से या मेटेरॉइड से हम लोग कैसे स्पेस बेस्ड सिस्टम से इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या इनका पाथ चेंज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी स्पेस सेक्टर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए इस साल जो भी करंट अफेयर में मेजर स्पेस इवेंट थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है मेंस के पर्सपेक्टिव, और यहाँ पर हमें हमारी थॉट प्रोसेस पर्सपेक्टिव जो है उसे भी समझना है। तो दोस्तों इस साल के जो भी मेजर इवेंट्स हैं उनमें से कुछ इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान मिशन, जिसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक्सियोन 4 मिशन जो अभी रिसेंटली सक्सेसफुली कंक्लूड भी हुआ है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिफरेंट एंगल से। और इस एक्सियोन 4 मिशन का इस गगनयान मिशन से क्या रिलेशन है, कैसे एक्सियोन 4 मिशन हमें गगनयान मिशन सक्सेसफुल करने में हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत न्यूज़ में है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के वजह से भी, और कैसे इंडिया और चाइना इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, फिर भी एक्सियोन 4 मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट सुधांशु शुक्ला जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। और भारत का जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है कि खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसके साथ इसका क्या कोरिलेशन, और कैसे एक्सियोन 4 मिशन हमें भारतीय अंतरिक्ष मिशन के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में या जो उसके लॉन्च मिशन रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कंपैरेटिवली कि एक्सियोन 4 का गगनयान मिशन से क्या रिलेशन, क्या फ़ायदे होंगे, वैसे ही एक्सियोन मिशन का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से कैसे कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देन यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन की गई थी, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट या स्पेस एक्सपेरिमेंट, इनका क्या फ़ायदा होगा, क्या ये माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हमारी हेल्थ सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है, या स्पेस में जो भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कैसे वो हमारा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमने करंट अफेयर में बहुत पढ़ा है। तो यूपीएससी इनमें से किसी भी पर्सपेक्टिव को कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकती है। उन सारे पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देन दोस्तों स्पेडेक्स मिशन डॉकिंग मिशन, जिसे इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया और 4th कंट्री भी बन गया इस डॉकिंग मिशन को कंप्लीट करने वाला। अब ये डॉकिंग मिशन कैसे हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हेल्प करेगा,
चंद्रयान मिशन में कैसे हेल्प करेगा, इन सारे ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से और पर्सपेक्टिव से। देन दोस्तों कॉमन क्वेश्चन, व्हाई आर सो मेनी मून मिशंस? अपोलो यूएसए और जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन, इनमें जब कंपटीशन थी तब मून मिशन हो रहे थे। जो अमेरिका में उनका नाम था अपोलो मिशन, और यूएसए सबसे पहली कंट्री बनी थी ह्यूमंस को मून पे सक्सेसफुली लैंड करने वाली, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पर ये सारे मिशन 1970s में कंक्लूड हो गए थे, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई। पर वापस 2010 के बाद 21st सेंचुरी में वापस फिर से एक्टिविटीज शुरू हुई। इंडिया का चंद्रयान मिशन है, चाइना का चैंगई मिशन है, अमेरिका का फिर से एक नया मिशन है आर्टेमिस, रशियंस का भी मिशन है, जापानीज भी मिशन है। अब ये सारे देश जो है ये मून में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? मून मिशन के एडवांटेजेस क्या होंगे, या मून के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या हीलियम 3 वाला ऑब्जेक्टिव हो, या साउथ पोल पे पानी मिलने वाला ऑब्जेक्टिव हो, इनका रिलेशन क्या है मून में इतनी क्यूरियोसिटी होने का? इस पर भी हमें मल्टीपल एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। देन व्हाट आर द प्राइवेट कंपनीज इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन स्पेस? प्राइवेट कंपनीज, स्पेसएक्स, बोइंग स्टारलाइनर, ब्लू वर्जिन, अब ये इतनी सारी जो कंपनी है जिसमें बहुत रिच लोग इन्वॉल्व है, एलन मस्क हो, जेफ बेजो हो, ये लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों है? और प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। अब स्पेस में कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस प्राइवेट सेक्टर को दिख रही है जिसके वजह से प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो रहा है? अब यूएसए में प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसरो के अलावा इंडिया के प्राइवेट स्टार्टअप भी शुरू हो, जो अच्छी 3D प्रिंटेड रॉकेट डेवलपमेंट हो, या उन्होंने भी अपने रॉकेट सिस्टम्स को डेवलप करना शुरू किया। गवर्नमेंट उनको इंकरेज भी कर रही है, पर्टिकुलरली SSLV डेवलपमेंट में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। अब दोस्तों उसके बाद प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। पहले सैटेलाइट ओनली स्टेट एक्टर्स बनाते थे, इंडियन गवर्नमेंट या अमेरिकन। अब प्राइवेट कंपनीज, यूनिवर्सिटीज भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है। उनके एडवांटेजेस क्या है? बेस्ट एग्जांपल स्टारलिंक, प्राइवेट सेक्टर स्पेसएक्स का सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल नेटवर्क प्रोग्राम। अब इंडिया का भी प्रोग्राम है, सेम वे GPS सिस्टम, नाविक सिस्टम, या जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो चीज़ें देखी थी कि प्राइवेट सेक्टर भी सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कर रहा है। गूगल मैप आपको पता है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन आएगा कि प्राइवेट कंपनीज के लिए कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे प्राइवेट सेक्टर फ्यूचर में पब्लिक सेक्टर को स्पेस इंडस्ट्री में से आउटकास्ट कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है। ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सारे पर्सपेक्टिव्स को हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देन दोस्तों, व्हाई इंडिया सेंडिंग प्लैनेटरी मिशन? कॉमन क्वेश्चन, प्लैनेटरी मिशन, मंगलयान मिशन सक्सेसफुल हुआ, चंद्रयान हमारे 3 मिशन कंप्लीट हुए। फ्यूचर में आपने शुक्रयान के बारे में पढ़ा है, और साथ ही हमने जो अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 इसे भी प्लेस किया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा, इंडिया क्यों शुक्रयान, मंगलयान इन मिशन में पैसा स्पेंड कर रहा है, उससे कॉमन आदमी को क्या फ़ायदा होगा, या उसके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन क्या क्या हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन अ प्लैनेटरी मिशन जस्टिफिएबल फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया? इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्री है, हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, एजुकेशन है, पुअर्टी है, हाउसिंग है, फूड सिक्योरिटी है। आज भी हम इंडिया में 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में अनाज देते हैं। तो ऐसी कंट्री को स्पेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी चंद्रयान मिशन, जिसका क्या फ़ायदा है कॉमन आदमी को। मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन, शुक्रयान मिशन, इससे एक कॉमन इंसान को, एक इंडियन सिटीजन को क्या फ़ायदा है, और इंडियन टैक्स पेयर का पैसा या वेस्ट हो रहा है या नहीं, और क्या ये हमारे डेवलपमेंटल गोल से, जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, क्या उनसे ये सारी चीज़ें अलाइंड है? तो दोस्तों इस तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको यूपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन ये इसी तरह से पूरी तरह
चलेगा जिसमें ये ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब स्पेस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, टॉपिक, इवेंट्स बहुत बड़े हैं, उन्हें 1 आवर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। तो इस 1 आवर सेशन में मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दी कि इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, कैसे आप मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन मिशन, गगनयान मिशन के बारे में। पहले हम लोग कुछ टेक्निकल चीज़ें, इनके जो एस्पेक्ट्स है वो देखेंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इनके फीचर्स क्या है, इनके प्लान्स क्या है, बाद में इसका अलग एनालिसिस आएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले गगनयान मिशन। अब गगनयान मिशन क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, फर्स्ट स्पेस मिशन। तो फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे उनका नाम क्या था? फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा जी। अब राकेश शर्मा जी जो है ये यूएसएसआर के स्पेस क्राफ्ट में स्पेस में गए थे। इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को इंडियन बिल्ट, इसरो बिल्ट स्पेस क्राफ्ट से इंडियंस को स्पेस में भेजना है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा गगनयान मिशन का, और ये भारत का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान। तो गगनयान में दोस्तों हम 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। अब ये स्पेस में कितना टाइम स्पेंड करेंगे? तो ये 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में 3 दिन का टाइम स्पेंड करेंगे, 3 डेज। अब क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लैंड होंगे? नहीं, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर ये अर्थ के राउंड लगाएंगे 3 दिनों तक। उसके बाद हमारे लिए चैलेंजिंग है उन्हें सक्सेसफुली अर्थ पे लैंड करवाना। अब जैसे एक्सियन 4 मिशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आप वही सिनेरियोस को देख सकते हो। तो 3 इंडियंस को हमें स्पेस में भेजना है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड में, जहां पर ये 3 दिन का टाइम स्पेंड करेंगे और उन्हें वापस सक्सेसफुली धरती पे हमें लैंड करना है। अब लैंड करने की 2 सिस्टम्स है। या तो आप ओशन बेस लैंडिंग कर सकते हो, जो मोस्टली नासा करता है, वो पैसिफिक ओशन में अपने एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली लैंड कराता है, बाद में नेवी उन्हें रिट्रीव भी करती है। ये पैराशूट बेस लैंडिंग होती है। रशियंस जो मोस्टली फॉलो करते हैं वो ग्राउंड बेस्ड लैंडिंग होती है। तो इंडिया कौन सा अप्रोच फॉलो करने वाला है? इंडिया अप्रोच फॉलो करेगा सी बेस्ड लैंडिंग, जिसमें हम लोग बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली लैंड करेंगे, बाद में उनकी ट्रैकिंग भी होगी और इंडियन नेवी उन्हें सक्सेसफुली रिट्रीव भी करेगी। तो दोस्तों, इसकी लैंडिंग जो है वो ओशन में होगी। अब ये पूरा मिशन जो है उसे कैरी आउट कौन करेगा? उसे कैरी आउट करेगा इसरो, इंडिया का स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिक एंटिटी है। अब दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हमारे पास है वो है हमें ऐसा रॉकेट चाहिए, हमें ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए जो इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जा सके। तो इंडिया का जो हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो है GSLV। अब इसी GSLV को मॉडिफाई किया जा रहा है और इसीलिए इस GSLV का रीनेमिंग भी हुआ है, इसे कहा जाता है LVM-3। तो जो GSLV था उसे इसरो ने रीनेम कर दिया है LVM-3। तो इस गगनयान मिशन को कैरी करेगा LVM-3। अब ये जो रॉकेट है इसे इसरो डेवलप कर रहा है, इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। तो वो रॉकेट को याद रखना है क्योंकि ये इंडिया का हेवीएस्ट रॉकेट होगा। देन दोस्तों, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसका पूरा प्लान क्या है? इसका प्लान ये है कि पहले टेस्ट फ्लाइट होनी थी। टेस्ट फ्लाइट के 2 वर्जन, जिसे कहा जाता है D1 एंड D2। अब ये दोनों टेस्ट फ्लाइट के वर्जन जो है ये सक्सेसफुली इसरो ने कंप्लीट कर दिए हैं। देन सेकंड फेज जो है वो है अनक्रूड मिशन। अनक्रूड मिशन जिसमें कोई भी ह्यूमन नहीं होगा, ऐसा अनक्रूड मिशन इसरो को सक्सेसफुली कैरी ऑन करना है। और इस मिशन में जाएगा रोबोट, रोबोट का नाम होगा योमित्रा। जैसे रशियंस ने सबसे पहले जो मिशन किया था उसमें उन्होंने एक एनिमल को भेजा था, डॉग को, लाइका। ओके, तो हम सबसे पहले जो क्रूड मिशन होगा तो उसमें रोबोट जाएगा योमित्रा। अब ये रोबोट को हम सक्सेसफुली स्पेस में ले जाएंगे,
3 दिन तक रखेंगे, वापस लैंड करेंगे। अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। पहली टेस्टिंग, क्या हमारे पास उतना पावरफुल रॉकेट है जो सक्सेसफुली उसे कैरी करता है। 3 दिनों तक हम लोग उनकी ट्रैजेक्टरी को मॉनिटर करेंगे। देन सक्सेसफुली अर्थ पे लैंडिंग वाली जो सिस्टम है उसे टेस्ट किया जाएगा। अगर ये सारी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करती है, देन जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें क्रूड मिशन होगा, जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस में जाएंगे। अब ये मिशन एक्सपेक्टेड है बाय 2026। 2026 में हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस में जाएंगे। इसकी डेडलाइन जो है वो चेंज हुई है। उसके पीछे का रीज़न कोरोना एपिडेमिक, अदरवाइज ये मिशन अभी तक के कंप्लीट हो चुका होता। अब दोस्तों, ये जो एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करेंगे और इन्हें हम पैराशूट से सी में लैंड करेंगे, प्रोबेबली बे ऑफ बंगाल में। तो हमारा लैंडिंग मॉडल जो है वो सी बेस्ड होगा। देन अब इसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो एयरफोर्स के जो एक्सपीरियंस्ड पायलट है उन्हें सिलेक्ट किया गया। अब एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग अलग होती है। एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, वहाँ पे वो माइक्रोग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेंगे। स्पेस सूट है या स्पेस क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, टेक ऑफ हो या लैंडिंग हो, सी बेस लैंडिंग में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, माइक्रोग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी सिनेरियो। तो हमारे पास एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी भी नहीं थी। तो यहाँ पर भी हमारी हेल्प किसने की? रशियंस ने। रशियंस का जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया गया। मीनवाइल इंडिया ने खुद का ह्यूमन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया। अब ह्यूमन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर फैसिलिटी इंडिया में भी अवेलेबल है और इसे इस्टेब्लिश किया गया है बेंगलुरु में। तो अब हम विद इन इंडिया भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स या फ्यूचर मिशन में जो भी एस्ट्रोनॉट्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम लोग विद इन इंडिया ही अब ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए अब हमारा डिपेंडेंस खत्म हो गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इंडिजीनियसली। दोस्तों, हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी देखा, डिफेंस प्रोग्राम भी देखा। तो इंडिया ने जो 3 स्पेस प्रोग्राम शुरू किए थे ना, 3 साइंस वाले प्रोग्राम, तो डिफेंस के लिए हमारा DRDO था, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बार्क था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसरो। इन तीनों में अगर सबसे सक्सेसफुल कोई प्रोग्राम रहा है जिसे साइंस एंड टेक की फील्ड में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने शुरू किया है, तो वो है दोस्तों इसरो। अब जब हम लोगों ने डिफेंस प्रोग्राम को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि DRDO ये सबसे लीस्ट सक्सेसफुल है। फेल्यूर नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छा काम किया है, तो ये लीस्ट डेवलप है। इसके पीछे का रीजन जो आता है वो ये कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पर वही अगर हम लोग हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें और स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो ये डायरेक्टली आता है PMO के अंडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इन्हें किसी भी प्रोग्राम के लिए ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है वहाँ से नहीं जाना पड़ता है, इन्हें सिर्फली PM को कन्विंस करना होता है। तो दोस्तों, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न आप लिख सकते हो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि भारत में इसरो या बार्क इतना सक्सेसफुल क्यों है और DRDO इनके कंपैरिजन में लीस्ट सक्सेसफुल क्यों है, तो वो उसमें एक पॉइंट ये भी होगा कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जिसमें ये 2 मेजर प्रोग्राम्स डायरेक्टली PMO के अंडर आते हैं और DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो DRDO को सक्सेसफुल करने के लिए एक सजेशन हम ये दे सकते हैं कि DRDO को भी आप PMO के अंडर प्लेस कर दो। तो ये पॉइंट भी एक याद रखना है, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। और दोस्तों, इस पूरे गगनयान मिशन की कॉस्ट कितनी है? इस पूरे गगनयान मिशन की कॉस्ट है 10,000 करोड़। तो अगेन वही क्वेश्चन कि इंडिया 10,000 करोड़ गगनयान मिशन पे स्पेंड करेगा और गगनयान मिशन से इंडिया को क्या मिलेगा, क्या एडवांटेज होगा? लेमन लैंग्वेज में बात करें तो स्पेस में ये 3 जाएंगे, घूमेंगे और वापस आएंगे। इससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी ड्यूअल यूज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो उसके सिविलियन एप्लीकेशन ना हो, डेफिनेटली उसके सिविलियन एप्लीकेशन हो सकते हैं। ये हमें डिफेंस सेक्टर में भी ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकती है, साथ ही क्लाइमेट हो, फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सेक्टर में भी इनके एप्लीकेशन फ्यूचर में हो सकते हैं। मे बी शॉर्ट टर्म में ना हो बट लॉन्ग टर्म में ये मिशन जो है हमारे डेवलपमेंटल गोल से अलाइंड है, हमारा जो स्ट्रैटेजिक विजन है उससे भी अलाइंड है।
लॉन्ग टर्म इसके एडवांटेजेस बहुत आ सकते हैं, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी उसके अदर ह्यूमैनिटेरियन या सिविलियन यूसेज प्लस डिफेंस यूसेज भी हो सकते हैं। हम मे बी अभी इन्हें अंडरस्टैंड करने के काबिल ना हो, बट फ्यूचर में एप्लीकेशन स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों ये जानकारी थी गगनयान मिशन के बारे में डिटेल में। अब एक्सियन 4 मिशन को देखते हैं और यहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्सियन 4 मिशन हमें गगनयान मिशन से रिलेटेड टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अब एक्सियन 4 मिशन क्या था? तो दोस्तों एक्सियन 4 मिशन ये सक्सेसफुली कंक्लूड भी हो गया 26 जन 2025 को, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये गए। अब इस मिशन को कैरी ऑन किया एक्सियन 4 करके एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसमें नासा, इसरो इन्होंने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी किया। तो 4 एस्ट्रोनॉट्स को हमने स्पेस में भेजा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर इन लोगों ने टाइम स्पेंड किया। कितना? तो 14 डेज, 14 डेज या 15 डेज, इतना टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेंड किया और वहां से सक्सेसफुली वापस आ गए। अब इनकी लैंडिंग कहां पर हुई? लैंडिंग इनकी हुई ओशन में। अब इसमें एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी है, सुधांशु शुक्ला। तो इसमें 4 कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट ने पार्टिसिपेट किया था स्पेसएक्स के रॉकेट से। तो देखो नासा, इसरो, बाद में पोलैंड और हंगेरी, ये 2 ईयू के जो मेंबर है, यहाँ से भी 2 एस्ट्रोनॉट्स गए थे। ऐसे 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए। इस पूरे मिशन को सैटेलाइट में लॉन्च किसने किया? तो स्पेसएक्स का रॉकेट। अब दोस्तों स्पेसएक्स एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसका जो रॉकेट है उसने इन सबको स्पेस में लेकर गए। अब इंडिया को ये रॉकेट खुद डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें स्पेसएक्स से हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ फोकस किस पर है? फोकस है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, आत्मनिर्भर भारत। हमें इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी चाहिए और स्पेस सेक्टर में भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। अब दोस्तों क्रू जो था ये 4 कंट्रीज में से था। इसमें से इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो है सुधांशु शुक्ला, जो कि सेकंड एस्ट्रोनॉट है स्पेस में जाने वाले इंडियन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि पहले एस्ट्रोनॉट तो राकेश शर्मा जी थे। अब राकेश शर्मा जी भी यूएसएसआर के स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में गए थे। सुधांशु शुक्ला जी भी एक्सियन 4 एक प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर स्पेसएक्स से स्पेस में गए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉट गया है। अब एक्सियन 4 से फायदा क्या होगा? अब दोस्तों ये जो सुधांशु शुक्ला जी है, इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, एक्सपीरियंस ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसरो के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस जो मिला है वो इसरो यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गगनयान के लिए जो रॉकेट लॉन्च होगा उसका थ्रस्ट पावर कितना होना चाहिए, उसमें स्पेस कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ ये शेयर करेंगे। साथ ही एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग का जो इन्होंने यूएसए में एक्सपीरियंस लिया है उसे भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ शेयर करेंगे। बाद में स्पेस में जो डॉकिंग होती है या माइक्रोग्रेविटी या ह्यूमन बॉडी पे जो भी इम्पैक्ट होता है माइक्रोग्रेविटी का, जैसे बोन डेंसिटी लॉस होती है, वेट लॉस होता है, सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके बारे में भी ये बेटर वे से इसरो को गाइड कर सकते हैं। बाद में अनडॉकिंग एक्टिविटी हो या स्पेस लैंडिंग के टाइम पे जो भी सिचुएशन सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, लैंडिंग कैसे कैरी आउट की जाती है, ये सारी एक्सपर्टीज जो है, एक्सपीरियंस जो है, सुधांशु शुक्ला जी इंडियन इसरो के साथ शेयर करेंगे। और इसरो इसी नॉलेज पर बेस्ड अपना जो गगनयान मिशन है उसे फाइन ट्यून करेंगे, जिसमें एक्सीडेंट की कोई भी गुंजाइश ना हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे सारे एस्ट्रोनॉट्स, गगन यात्री सक्सेसफुली स्पेस में जाए और सक्सेसफुली धरती पे वापस भी आ जाए। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये इंडिया के लिए बहुत वैल्यूबल है गगनयान मिशन को सक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों एक्सियन 4 मिशन में इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 40 डेज तक स्टे किया। अब वहाँ पर जाकर उन्होंने माइक्रोग्रेविटी को एक्सपीरियंस किया, साथ ही माइक्रोग्रेविटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ या कुछ प्रोजेक्ट जो है उन्हें कैरी ऑन किया, रिसर्च एक्टिविटीज़ की, लाइक स्पेस में कुछ प्लांट्स को ग्रो करना, वहाँ पे एक्सपीरियंस करना कि स्पेस में जो रेडिएशन होती है, लो ग्रेविटी होती है, उसका इन सीड पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या ये प्लांट की जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी जो है, क्या इसे इंक्रीज की जा सकती है, क्या इन्हें ड्रॉट टॉलरेंट या यूवी रेडिएशन टॉलरेंट बनाया जा सकता है, पेस्ट अटैक हो, इम्यूनिटी सिस्टम हो, इनके बारे में स्टडी की जा सकती है।
जो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने में और इंडिया की फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो भी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो भी हमारे हेल्थ सेक्टर को हेल्प करेंगे, लाइक फाइटिंग विद कैंसर हो या पैनक्रीज रिलेटेड ट्रीटमेंट मेथड हो। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये हमें हेल्प होगा। तो दोस्तों इस पूरे मिशन का और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेम आउटरीच, स्टेम जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस सेक्टर में जिस किसी कंट्री के पास ज़्यादा लेबर पावर है, स्किल्ड लेबर पावर है, वो कंट्री सुपर पावर बनी है। तो इंडिया को डेवलप बनने के लिए हमें स्टेम सेक्टर से ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। अब ये जो ऐसे मिशंस जो है ये इंस्पिरेशन का काम करते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये इंस्पायर करते हैं कि उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मैथ्स हो, इन फील्ड को परस्यू करना चाहिए करके। तो हमारे पास मैक्सिमम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैथमेटिशियन प्रोड्यूस होंगे जो फ्यूचर में साइंस एंड टेक फील्ड में, बेस्ट एग्जाम्पल एआई डेवलपमेंट हो या क्वांटम डेवलपमेंट हो, जो फ्यूचर में एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। उसके लिए हमें जो मैन पावर चाहिए, ये मिशन जो है वो इंस्पिरेशन का काम करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है दोस्तों, और ये डेवलपमेंटल विजन के साथ अलाइंड भी है हमारे। देन इंडिया को क्या एडवांटेज? तो इंडिया को एडवांटेज ये है कि हमें ग्लोबल स्पेस साइंस के बारे में एक्सपीरियंस आया, क्योंकि हमारा भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें दुनिया में लीडिंग ग्लोबल एक स्पेस पावर बनना है। इसीलिए तो देखो दोस्तों, जब स्पेस सेक्टर में पहले यूएसए और सोवियत यूनियन में कंपटीशन थी, अब फ्यूचर में कंपटीशन इंडिया और चाइना हो सकती है, यूएसए और चाइना हो सकती है। अब ये तीन मेजर जो है, अब स्पेस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, नाविक हो, जीपीएस हो, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस हो, या रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरत होगी। अब इंडिया से एक चीज़, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन में हमें हेल्प मिलेगी। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन, अभी तो ये ओनली 14 डेज वो स्पेस में रहे थे, फिर जाने और आने मान लीजिए नियर अबाउट 20 डेज का इनके पास एक्सपीरियंस है। पर फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव, अगर मार्स पे ह्यूमन सेटलमेंट करनी है, मून मिशन पर हमें ह्यूमन भेजना है, तो ये बहुत लॉन्ग स्पेस मिशंस होते हैं। तो इनके लिए भी जो एक्सपीरियंस चाहिए वो भारत को इस एक्सियन 4 मिशन से मिला है कि हम लोग अब लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन कैरी ऑन कर सकते हैं, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो है मे बी फ्यूचर में मंगल ग्रह हो या कोई एक्सो प्लैनेट हो जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकती है, वहाँ तक ये पहुँचने में हमें हेल्प कर सकता है। देन इंस्पायर फ्यूचर इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मिशन जो है ये इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में। और भारत को बाय 2047 अगर डेवलप कंट्री बननी है, सुपर पावर बनना है, तो हमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से एक्सियन 4 हमारे डेवलपमेंट, विकसित भारत के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड है, और उसके साथ ही ये इंडिया में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है। अब इस पूरे टॉपिक में हमने बहुत बार ये टर्म सुनी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक स्पेस में इस तरह से दिखने वाला एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है, और इसका साइज इतना बड़ा है, फुटबॉल फील्ड से बड़ा, कि यहाँ पर ह्यूमंस जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और बहुत सारी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का डेटा हम लोग धरती पे यूज़ करते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बेनिफिट है और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये किसी एक कंट्री का नहीं है, इसे बहुत सारी कंट्रीज ने साथ में मिलकर कोलैबोरेशन में बिल्डअप किया था। तो दोस्तों ये लार्जेस्ट मैन मेड स्पेस स्टेशन है, और इसको लॉन्च किया गया था 1998 में, और ये 2011 से हैबिटेबल है। तो जनरली यहाँ पर ऑन एन एवरेज 6 to 7 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, और वो हर 6 से 7 महीने का टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद 1/3 एस्ट्रोनॉट्स धरती पे वापस आते हैं, देन अगेन
वापस भेजा भी जाता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी, जैसे ही एक्सियन 4 में 4 एस्ट्रोनॉट्स 14 डेज का टाइम स्पैन स्पेंड करके वापस धरती पे आ गए, विद इन 15 आवर स्पेसएक्स ने और एस्ट्रोनॉट के बैच को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डिलीवर्ड कर दिया। अब वो वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो दोस्तों अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, लीवो में है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर। अब जब इतने बड़े स्पेस स्टेशन को हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर, तो उसे 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता होगा? तो 90 मिनट्स। ओनली 90 मिनट्स में ये अर्थ का 1 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। तो दिन में दोस्तों ये कितने ऑर्बिट कंप्लीट करता होगा? तो अगर स्पेस में अगर एक पर्सन 24 आवर स्पेंड करेगा इतनी स्पीड में ऑर्बिट करते हुए, तो वो कितनी बार सनसेट और सनराइज को देखेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि एक एस्ट्रोनॉट एक दिन में कितनी बार सनसेट देखता होगा या सनराइज देखता होगा। अब वैसे ही इस मिशन को डेवलप किया है नासा ने, यानी यूएसए। देन रॉस्कोमॉस ये रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। जैसे इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, यानी यूएसए और रशिया का कोलैबोरेशन। देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड स्पेस एजेंसी है। देन जैक्सा मीन्स जापानीज स्पेस एजेंसी, और यहाँ पे कनाडा की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन से पॉइंट याद रखने? यहाँ पे पॉइंट याद रखना है ये कि इंडिया और चाइना इसके पार्टनर नहीं थे, इस मिशन के पार्ट नहीं थे। यहाँ इस मिशन में जॉइंट कोलैबोरेशन में इंडिया और चाइना नहीं थे। अब तब हम लोग उतने बड़े स्पेस पावर भी नहीं थे। तो फ्यूचर में जितने भी स्पेस रिलेटेड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, फोरम बनते हैं, तो अब इंडिया को ये बाईपास नहीं कर सकते। अब इंडिया एक मेजर प्लेयर है और इंडिया दिस वे रहना भी चाहता है। दूसरा पॉइंट जो इस पूरे मिशन में याद रखना है वो ये कि नासा और रॉस्कोमॉस, यूएसए और रशिया का कोलैबोरेशन। तो दोस्तों यूएसए और रशिया का कोलैबोरेशन, अब ये स्पेस मिशन जो है ये बिल्डअप किया गया था 1990s में। तब दोस्तों पॉइंट यहाँ पे याद रखना है ये कि तब कोल्ड वॉर फिनिश हो चुका था और तब जियोपॉलिटिक्स जो था वो ये था कि अब यूएसए और रशिया कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये जो दो पहले कॉम्पिटिटर्स थे, एडवर्सरीज थे, अब ये कोलैबोरेट करके अपने रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ को साथ में पुटअप करके इस स्पेस सेक्टर को और ग्रो कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव था। पर अब रशिया यूक्रेन वॉर में फिर से सिनेरियो चेंज हो गया है। तो दोस्तों अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसकी जो लाइफ स्पैन जो है ये एक्सपायर होने वाली है। और फ्यूचर में ये भी एक आया था कि रशिया पे जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, तो क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो कोलैबोरेशन था वो भी कैंसिल हुआ? तो नहीं। रशिया पे जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, यूएस रशिया रिलेशन जितने भी खराब हुए हैं, उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएसए और रशिया कोलैबोरेशन ऑनगोइंग है। पर उसका एक नुकसान ये हुआ है कि अभी फ्यूचर मिशंस में यूएसए और रशिया न्यू मिशंस में कोलैबोरेट करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो दोस्तों ये यूएसए रशिया का टेक्नोलॉजी और रिसोर्स कोलैबोरेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और कैसे अभी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुका है उसमें भी आप ये एग्जाम्पल्स को पुटअप कर सकते हो। और अब बात हो रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। बाय प्रॉबेबली 2028 जो है इसका लाइफ एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या अब नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्डअप किया जाएगा जिसमें बहुत सारे देश कोलैबोरेट करेंगे? और क्या इस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव में इंडिया चाइना भी पार्ट होंगे? तो नहीं। ओके, अब ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाला जो सिनेरियो जो था वो करंट जियोपॉलिटिक्स और जो ट्रेड कंपटीशन है उसके वजह से ये स्क्रैप हो चुका है। अब हर देश खुद के ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। उस केस में दोस्तों चाइना जो है, चाइना का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो अब स्पेस में दो स्पेस स्टेशन है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एक चाइनीज स्पेस स्टेशन। अब वैसे ही भारत भी खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और यूएसए भी चाहता है कि उसका खुद का स्पेस स्टेशन हो, और वो भी इस जॉइंट कोलैबोरेशन से बाहर निकलना चाहता है। तो ये भी पर्सपेक्टिव थोड़ा याद रखिएगा कि इंडिया को खुद का स्पेस स्टेशन क्यों चाहिए।
तो हम एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्टनर नहीं थे और हमें फ्यूचर में जो है कोई भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नहीं होने वाला है। तो हर देश अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहे और उसमें भी हमारी कंपटीशन चाइना के साथ है। तो चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्ट्रैटेजिकली भी, नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव तो है ही, साथ ही जो साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट है या फ्यूचर में एशियन सुपर पावर बनना या ग्लोबल सुपर पावर बनना, उसके लिए हमें स्पेस सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर बनना और चाइना के इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अब यूएसए भी खुद का ही स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो दोस्तों ये एक हैबिटेबल जोन है और जहाँ पर बहुत बड़ी साइंस लैब्स भी है, जहाँ पर माइक्रोग्रेविटी, मेडिसिन, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कैरी ऑन किया जाता है। तो सुधांशु शुक्ला जी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, इन्होंने इसरो के बिहाफ 7 एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ पे कैरी ऑन किया था। अब उससे रिलेटेड डेटा जो है वो ऑब्वियसली सारी ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ होगा और उसका फ़ायदा एक आम आदमी, एक इंडियन सिटीज़न को भी होगा। अब दोस्तों मेजर डिस्कवरीज जो है यहाँ पे वो जो कैरी ऑन की गई थी, उसमें 3D प्रिंटिंग इन अ स्पेस जहाँ पे ग्रेविटी मिसिंग है वहाँ पे 3D प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किए गए, माइक्रोग्रेविटी, उसके बाद ही डिसीज रिसर्च। अब डिसीज रिसर्च, अब 3D प्रिंटिंग हमें मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो या रियल इस्टेट हो, इन सेक्टर में हेल्प करेगा। डिसीज रिसर्च हेल्थ सेक्टर में हेल्प करेगा। देन फूड ग्रोथ इन माइक्रोग्रेविटी, अब ये एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी को हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों स्पेस मिशन के जो बेनिफिट है वो मल्टीपल सेक्टर में मिलेंगे, ह्यूमैनिटीज़ को प्लस इंडियन सिटीजन को भी। देन अब ये जो स्पेस स्टेशन है ये 2030 तक ऑपरेट होगा। तो अभी चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है टियांगोंग। उसके साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों भारत भी खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और भारत इसे कब तक बनाना चाहता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमें इसे 2035 तक बनाना है। तो इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये स्पेस में होगा जहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे, वहाँ पर रह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, हेल्थ, माइक्रोग्रेविटी रिलेटेड, जिससे जो भी डेटा या रिसर्च होगी उसका फ़ायदा एक कॉमन सिटीजन को भी होगा, ह्यूमैनिटी को भी होगा। तो दोस्तों भारत ने अपना फर्स्ट स्पेस स्टेशन प्लान किया है लॉन्ग टर्म में। अब इसे हम लोग कहाँ प्लेस्ड करेंगे, इसे भी हम प्लेस्ड करेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट, लीओ, जो कि सिचुएटेड है 400 अप्रॉक्सीमेटली 400-500 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है एक्सटेंडेड गगनयान प्रोग्राम का। अब इसका रिलेशन बना सकते हो, ये गगनयान रिलेटेड पार्ट का एक्सटेंडेड पार्ट क्यों है। तो दोस्तों अभी गगनयान मिशन में हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भेजेंगे जहाँ पे वो 3 दिन स्पेंड करेंगे। अगर ये गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, भगवान करे और डेफिनेटली हो जाएगा, देन फ्यूचर में इस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ले जाना और वहाँ से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आना, इसके लिए ये मिशन हेल्पफुल रहेगा, गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन की फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है, गगनयान मिशन की फ्यूचर एप्लीकेशन है कि वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर भी जाएगा सक्सेसफुली, और जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे रहेंगे उन्हें जो भी रिसोर्सेस लगेंगे, सप्लाई जो लगेगा, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, उसे भी प्रोवाइड कर किया जाएगा इसी सिस्टम के थ्रू, और उन एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली धरती पे वापस लाना, ये सारी चीज़ें जो है। तो दोस्तों इसीलिए ये गगनयान प्रोग्राम जो है फ्यूचर में इसी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सपोर्ट करेगा, ये पॉइंट भी याद रखना है। तो ये सारे जो मिशन हम लोग देख रहे हैं ये डिस्कनेक्टेड नहीं है, चाहे फिर वो एक्सियन 4 हो, चाहे फिर वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, या जो अभी स्पेसएक्स मिशन जिसे हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे मिशन इंटरकनेक्टेड है। तो फ्यूचर में गगनयान प्रोग्राम जो है वो इस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को हेल्प करेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्या ये पूरा स्पेस स्टेशन एक ही लॉन्च में इस्टेब्लिश किया जा सकता है? डेफिनेटली नहीं। हमारे पास जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जैसे अभी गगनयान के लिए हम लोग जो अपना LVM-3 जो है उसे डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जो बनाया गया था वहाँ पर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स को स्पेस में लेके गया था,
और बाद में उन सारे मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ा गया, उन्हें कपल किया गया और कपलिंग के थ्रू, मल्टीपल जॉइंट्स के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट हुआ है। तो सेम वे भारत भी जो भारत का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वो एक सिंगल मिशन में कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, उसके लिए भारत 5 मिशंस को कैरी ऑन करेगा। तो जो भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो 5 मॉड्यूल से कनेक्ट होगा। अब ये जो 5 मॉड्यूल है इन्हें लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला मॉड्यूल लॉन्च करेंगे हम बाय 2028 और लास्ट मॉड्यूल यानी 5th मॉड्यूल जो है इसे लॉन्च किया जाएगा बाय 2035 से पहले। फिर इन 5 मॉड्यूल को हम स्पेस में कपल करेंगे, इन्हें कनेक्ट करेंगे और उनसे एक कंप्लीट स्पेस स्टेशन बिल्डअप होगा और बाद में गगनयान मिशन वहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को डिलीवर करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों 5 मॉड्यूल्स को लॉन्च किया जाएगा जिसके लिए 5 सेपरेट मिशंस कैरी ऑन किए जाएंगे। अब ये जो मॉड्यूल्स है इन्हें स्पेस में ले जाना ईजी पार्ट है, ओके, बट इनको आपस में जोड़ना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। अब इस टास्क के लिए इसरो ने एक एक्सपेरिमेंटल मिशन भी किया था जिस मिशन का नाम है स्पेडेक्स। तो दोस्तों हमने स्पेडेक्स मिशन में क्या किया, स्पेडेक्स मिशन जिसके बारे में आपने पढ़ा है, ओके, स्पेडेक्स मिशन जिसने डॉकिंग को सक्सेसफुल किया, ओके, डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग। तो दोस्तों स्पेस डॉकिंग को हमने सक्सेसफुली कैरी ऑन किया जहां पे 2 सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च किया था। इन 2 सैटेलाइट्स में से एक का नाम था चेसर और एक का नाम टारगेट, और ये 2 जो सैटेलाइट है इन्होंने स्पेस में एक दूसरे के साथ ये डॉक हुए। अब दोस्तों स्पेस में अगर सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो मान लीजिए 400 किलोमीटर पे अगर हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से 400 किलोमीटर पे अब हमारा एक सैटेलाइट है। अब इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड जो है ये 90 मिनट्स में एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। अब दूसरा आपने सैटेलाइट लॉन्च किया, अब ये भी 400 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे सिचुएटेड करना होगा, सेम ऑर्बिट में हमें उसे सिचुएट करना होगा। अब इन दोनों की स्पीड जो है उसे मैच करना जरूरी है। अगर मान लीजिए इन दोनों की स्पीड अगर सेम है तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, वो कभी ब्रिज नहीं होगा। तो अगर हम इसके साथ डॉक करना चाहते हैं, ओके, डॉकिंग करना चाहते हैं, तो हमें ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ानी होगी और ये दोनों मोशन में रहेंगे, इतनी हाई स्पीड में रहेंगे। इतनी हाई स्पीड में रहने के बाद इन दोनों को सक्सेसफुली डॉक करना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो दोस्तों जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको इस पार्ट से कनेक्ट करना जबकि दोनों हाई स्पीड मोशन में है, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और इंडिया ऐसा टास्क करने वाली दुनिया की 4th कंट्री है। तो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी भी इसरो ने डेवलप की है। तो दोस्तों स्पेडेक्स भी डिस्कनेक्टेड नहीं है। स्पेडेक्स मिशन जहाँ पे स्पेस डॉकिंग को हमने 2 बार सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, इससे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बिल्ड कर पाएंगे। जो 5 मॉड्यूल प्लेस किए जाएंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जो स्पेस में हम उन्हें सक्सेसफुली डॉक करेंगे और इस तरह से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रिएट होगा। तो दोस्तों इस स्पेडेक्स मिशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? स्पेडेक्स मिशन का ऑब्जेक्टिव था हमें डॉकिंग, अनडॉकिंग और रेंडेवूज, इन तीनों एक्टिविटीज को कैरी करना था। अब डॉकिंग तो समझ में आता है कि 5 मॉड्यूल जाएंगे, ये 5 मॉड्यूल डॉक करेंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे और भारतीय स्पेस स्टेशन बनेगा। अब दोस्तों अनडॉकिंग की क्या ज़रूरत है? अब जैसे देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए जो रॉकेट गया था उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तो उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग किया, जिसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस स्टेशन में गए, एक्सपेरिमेंट किए। अब जब वापस आना है तो वही मॉड्यूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डिस्कनेक्ट होगा, अनडॉकिंग। अब ये सारी एक्टिविटी जब हो रही है 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे, तब उनकी स्पीड कितनी है? तो वो ऑर्बिट तो कंटिन्यूअस शुरू है, 90 मिनट्स में अर्थ का एक राउंड भी कंप्लीट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर पर आवर वाली इनकी स्पीड होती है। इतनी स्पीड पे सक्सेसफुली डॉक करना, सक्सेसफुली अनडॉक करना चैलेंजिंग टास्क है। तो ये सारे के सारे टास्क जो है ये स्पेडेक्स मिशन से भारत ने अचीव कर लिए। तो दोस्तों स्पेडेक्स मिशन में डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली कैरी करने वाला भारत 4th कंट्री है।
तो अब हमारे गगनयान मिशन हो जो भारतीय स्पेस स्टेशन से कनेक्ट होगा, डॉक करेगा और वहाँ से डिस्कनेक्ट यानी अनडॉकिंग भी होगी, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसरो ने अकम्प्लिश कर लिया है। तो दोस्तों जितने भी फ्यूचर मिशंस हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन को मून पे भेजना हो, एग्जैक्टली भारतीय चंद्रयान मिशन जो है हमारे, उसमें एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है कि हमें फर्स्ट इंडियन को बाय 2040 मून पे लैंड करवाना है। फर्स्ट ह्यूमन जो मून पे लैंड हुए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अब हम फर्स्ट इंडियन को स्पेस में भेजना चाहते हैं। राकेश शर्मा जी हो गए, सुधांशु शुक्ला जी हो गए, डिफरेंट कंट्रीज के स्पेस ट्रैक पर गगनयान मिशन, वैसे ही हमारा भी एक मिशन है चंद्रयान मिशन, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है बाय 2040 हमें एक इंडियन को सक्सेसफुली मून पर लेके जाना है, मून से उसे वापस सक्सेसफुली धरती पे भी लाना है। तो ये मिशन जो है वहाँ पर भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों फ्यूचर विजन जो है भारत का, ओके, स्पेस विजन जो है उससे अलाइंड ही सारी चीज़ें हो रही है। तो और उसमें सैंपल रिटर्न, मून से सैंपल रिटर्न मिशन, ये चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव होगा। चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव था साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड करना, जो सक्सेसफुल हो गया है। अब फोर्थ मिशन चंद्रयान 4 जो भारत जापान के कोलैबोरेशन में बिल्डअप कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव है मून पे लैंड करना, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना और उस सैंपल को सक्सेसफुली धरती पर लेके आना। ये चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव है। इस प्रोसेस में भी डॉकिंग अनडॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मून से जो सैंपल कलेक्ट होगा उसे स्पेस मिशन के साथ डॉक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये स्पेडिक्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्पेस स्टेशन हो, गगनयान मिशन हो, मून मिशन हो, फ्यूचर के या चंद्रयान 4, और इसके साथ ही तो दोस्तों ये डेमोस्ट्रेटर था। स्पेडिक्स मिशन एक डेमोस्ट्रेटर था जिसमें हमने डॉकिंग अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, टेस्ट किया और भारत ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव किया। इसीलिए भारत अब स्पेस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेडिक्स मिशन को हमने समझा, अब इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो दोस्तों भारतीय स्पेस स्टेशन का फायदा ये होगा लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट, उसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स जनरली 6 मंथ्स तक रहते हैं। तो दोस्तों भारतीय स्पेस स्टेशन में भी हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को 6 मंथ 7 मंथ तक रख सकते हैं। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है या लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन जो रेसिडेंस जो होगा स्पेस में, वो सपोर्ट होगा। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च हो, हेल्थ रिसर्च हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैरी होते हैं, जिसका भारत मेंबर नहीं है, तो उन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी डेवलप होती है या उसके जो भी बेनिफिट है, उसके लिए हम ISS के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मेंबर कंट्रीज पर डिपेंड है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर भारत का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहेगा तो जितने भी स्पेस एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेटा इंडिया को अवेलेबल होगी, जिसका अल्टीमेट फायदा इंडियन सिटीजन्स को होगा। उसके साथ ही दोस्तों जो अर्थ ऑब्जर्वेशन है, अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम प्लेस करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट हो गया, रिसोर्ससैट हो गया, ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही होते हैं। भारतीय स्पेस स्टेशन भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा, तो उन सैटेलाइट की तरह ये स्टेशन भी तो अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी कर सकता है, चाहे फिर वो सर्वेलेंस हो, रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, वेदर मॉनिटरिंग हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प हो, या स्पेस मेडिसिन रिसर्च, स्पेस डिसीज रिसर्च, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगा। यानी भारतीय स्पेस स्टेशन एज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी ऑपरेट कर सकता है, जो हमें रियल टाइम सर्वेलेंस इमेजेस और इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस सेक्टर में हमें इनकरेज करना है। प्राइवेट सेक्टर जब आता है, इनोवेशन होता है, इफिशिएंसी होती है, प्लस कैपिटल भी आता है। अभी स्पेस सेक्टर में जो भी कैपिटल आ रहा है पूरा का पूरा पब्लिक कैपिटल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ प्राइवेट कैपिटल भी लेके आएगा, जिससे स्पेस सेक्टर की ग्रोथ होगी। और अगर भारत में स्पेस सेक्टर ग्रोथ होता है तो डेफिनेटली भारत में जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो स्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट, स्पेस अलाइंड इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, उनके लिए जो स्पेयर पार्ट है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो, उन सब में
एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी। तो दोस्तों इंडिया जो स्पेस मिशन में मनी जो स्पेंड कर रहा है, लॉन्ग टर्म में उससे जॉब क्रिएशन भी होगा, अल्टीमेटली कॉमन सिटीजन को फ़ायदा होगा, इंडियन कंपनीज डेवलप होगी, साइंस डेवलप होगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स और नंबर ऑफ साइंटिस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ये अल्टीमेट इसके फ़ायदे हैं। और दोस्तों भारत का ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल स्पेस इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल स्पेस इंडस्ट्री जिसमें अभी मोस्टली अमेरिका, नासा और अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज डोमिनेट कर रही है, फ्यूचर में ये स्पेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी। तो इस स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया को भी अपना परसेंट जो है वो 2% से 10% करना है। ग्लोबल प्रेस्टीज और स्पेस लीडरशिप वो तो डेफिनेटली है, ग्लोबल प्रेस्टीज भी है, स्पेस लीडरशिप भी है। अब दोस्तों इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इमेजिनेटिवली समझते हैं। जैसे देखिए अभी दुनिया में जितने देश हैं, जैसे यूएन के हिसाब से 193 देश है, अब इनमें से कितने देश हैं जो खुद के सैटेलाइट प्लेस कर सकते हैं? ओके, खुद सैटेलाइट प्लेस कर सकते हैं 6, 7, 8 मैक्स, ओके 10। कितने कंट्रीज है जिनके सैटेलाइट जो खुद सैटेलाइट बनाते हैं? बहुत कम देश है। मान लीजिए इनमें से 50% देश भी अगर सैटेलाइट बिल्डअप करना चाहे, या प्राइवेट कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ अगर ये स्पेस डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उन्हें सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प लगेगी। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च सेक्टर जो है ये फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। अभी उसमें मेजर प्लेयर जो है वो स्पेसएक्स, तो हमें इंडियन स्टार्टअप चाहिए। स्पेस सेक्टर ये इकोनॉमी का एक मेजर बैकबोन होगा, क्योंकि स्पेस टूरिज्म भी है और स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। तो इंडिया को भी यहाँ पे मेजर प्लेयर बनना है, तो हमें प्राइवेट प्लेयर चाहिए। और जो स्पेस इंडस्ट्री डेवलप होगी, जो स्पेस सेक्टर डेवलप होगा, उसमें भी हमें मेजर रोल चाहिए। इन सारे पर्सपेक्टिव दोस्तों ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब इंडिया के सामने कौन से चैलेंजेस है? इंडिया के सामने चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है लेस स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके एनुअल बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम स्पेंड करती है, बहुत कम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम। तो हमारा जीडीपी जो है वो ओनली 0.7% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड होता है, जबकि हम लोग यूएसए, चाइना की बात करें तो ये 2 to 4% ऑफ जीडीपी जो है वो स्पेंड करते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है वो ये कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी पैसा जा रहा है वो मोस्टली पब्लिक सेक्टर से ही जा रहा है। तो हमें यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल जो है वो प्राइवेट से भी हमें चाहिए, पब्लिक के साथ भी चाहिए। ये चैलेंज है हमारे सामने कि इंडिया में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, पब्लिक स्पेंडिंग भी, साथ ही प्राइवेट स्पेंडिंग भी हमें इनकरेज करनी है। उसके बाद हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। अब न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे हमने देखा कि इंडिया को हेवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए। हमारा GSLV जो इंडिया का हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 4 टन है, ओनली 4 टन। जबकि स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 है उसकी कैपेसिटी 26 टन है। तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज चाहिए। साथ ही जैसे कि हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, स्पेस स्टेशन में रहने के लिए हेल्प करती है, उसे हमें डेवलप करना है। साथ ही हमें प्रोटेक्शन मेजर भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए। ये न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेगी, ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ही सारी रिक्वायरमेंट कैटर नहीं कर सकता, हमें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आएंगे उनमें हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो हमारे सामने चैलेंज है न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप, जिसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। और उसका इशू आप जानते हो, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसे हमें रोकना होगा। हमें हमारे जो टैलेंटेड इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उन्हें इंडिया में ही एम्प्लॉय करना होगा। देन एस्ट्रोनॉट्स जो है उनकी जो हेल्थ आती है, एस्ट्रोनॉट हेल्थ में रेडिएशन भी मेजर रोल प्ले करेगी, जिस रेडिएशन से हमें हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। पर जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाएंगे उन्हें रेडिएशन से डील करना होता है, माइक्रोग्रेविटी से डील करना होता है, और साइकोलॉजिकल भी बीमारियां होती है, जैसे आइसोलेशन में वो रहते हैं, सारी दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी हमें काम करना होगा, डेवलप करना होगा। साथ ही स्पेस डेब्रीज जिसके कॉन्टेक्स्ट में केस्लर सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। तो जो स्पेस डेब्रीज जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, इनके जो 3rd और 4th स्टेज के जो यूजलेस कंपोनेंट्स हैं, जो डेड सैटेलाइट्स हैं, या जो सैटेलाइट जिनकी लाइफ एक्सपायर हो चुकी है,
ये ऐसे जो यूजलेस स्पेस कंपोनेंट है, या जैसे जो सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग होती है, उनसे जो भी स्पेस में कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, स्पेस में जितना भी वेस्ट स्प्रेड हो रखा है, उनसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ह्यूमन लाइफ को भी डेंजर हो सकता है, और जो वैल्यूएबल स्पेस असेट है वो भी डिफेक्टिव या डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो स्पेस डेब्री का भी चैलेंज है। उसके साथ हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो जो आउटर स्पेस ट्रीटी जो है, जो यूएन ने डिजाइन की थी, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने साइन भी किया था, अब दोस्तों वो आउटडेट हो चुकी है। बेस्ट एग्जांपल, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है लियो, अब ये इतना ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है कि उसकी कोई हद नहीं, और बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पर सैटेलाइट प्लेस कर रही है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी है, स्पेसएक्स भी है, स्टारलिंक भी है। अब दोस्तों वहाँ पर जो स्पेस है वो ह्यूमन रिसोर्स है, ग्लोबल रिसोर्स है, तो वहाँ पर कौन कितने सैटेलाइट प्लेस कर सकता है, इन सैटेलाइट में कोल्यूजन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी पे अराइव होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इतने सारे चैलेंज हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी, हमें न्यू ट्रीटी चाहिए, क्योंकि स्पेस एक लिमिटेड स्पेस ही है और उसे यूटिलाइज भी करना होगा। तो दोस्तों ये इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स है। तो दोस्तों अब आई होप कि इस सेशन में आपने जो ये इतने टॉपिक कवर किए हैं, ओके, ये जो टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड आपको एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गया होगा, एक आइडिया आ गई होगी कि यूपीएससी हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो उस तरह से उन क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। चैलेंजेस कौन से हैं और उस चैलेंजेस के लॉन्ग टर्म बेनिफिट कौन से हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट कौन से, ऐसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आई होप कि इस सेशन में आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको ये सेशन देखना होगा, और इसको याद रखिएगा। हम संडे को और एक सेशन लेंगे जहाँ पर ये रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, मून मिशन, मून में इंटरेस्ट क्यों है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यहाँ पर क्यों आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया ने क्यों प्लानिटरी मिशंस को कैरी करना चाहिए, या चंद्रयान मिशन के कॉमन आदमी को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या पैसा स्पेस मिशन में स्पेंड हो या वेलफेयर या पुअर्टी एलिवेशन के लिए स्पेंड हो। इन सारे टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सेशन को अटेंड करने के लिए। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।